देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम प्राइम डिबेट। कार्यकर्ता सम्मेलन में कमलनाथ जी ने कहा कि मैं पागल थोड़े हूं जो भाजपा में जाऊंगा। बीजेपी बहुत आक्रामक है, डरिएगा नहीं। पिछले एक माह से भाजपा में जाने की अटकलों पर सुर्खियां बटोरने वाले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ छिंदवाड़ा दौरे पर भावुक हो गए। उन्होंने चौरई विधानसभा क्षेत्र की तहसील चांद में आयोजित कांग्रेस के कार्यकर्ता सम्मेलन में यहां तक कह दिया कि आप विदा करना चाहते हैं तो आपकी मर्जी, मैं विदा होने के लिए तैयार हूं। यह तो आपकी मन मंशा की बात है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि मैं अपने आप को थोपना नहीं चाहता हूं, आपने मुझे इतने साल प्यार और विश्वास दिया है। मुफ्त में सब जाएंगे, ये सब खर्चा न करूंगा, क्योंकि ये मेरा कर्तव्य है। आपने इतने साल मुझे प्यारा विश्वास दिया। मैं कि कमलनाथ को हम विदा करना चाहते हैं, ये तो आपकी मर्जी है। मैं विदा होने के लिए तैयार हूं। मैं अपने आप को छोड़ना नहीं चाहता, ये तो आपकी मन मंशा की बात है। तो ये चुनौती हमारे सामने है। भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूती से आक्रामक, पर डरिएगा मत, ये इनका दिखावा होता है। कमलनाथ जी ने यह भी कहा कि भाजपा बहुत मजबूत और आक्रामक प्रचार कर रही है, लेकिन डरिएगा मत, ये उनका दिखावा होता है कि किसी का इंतजार मत करिएगा। ये मत सोचिएगा कि कोई आपको आदेश देगा। किसी ने कहा कि हम फिर कैसे काम करें, यह तो आपको खुद तय करना है और 6 हफ्ते की तो बात है। ये हमारे सामने चुनौती है। कमलनाथ जी ने ये सारी बातें बोली। उस दौरान वो काफी भावुक भी नजर आए और इसी विषय पर विस्तृत चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। ब्रज गोपाल लोहिया जी हमारे साथ जुड़े हैं भाजपा से, धर्मेंद्र शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं कांग्रेस से, शुभकरण पांडे जी हमारे साथ जुड़े हैं राजनीतिक विश्लेषक। आप तीनों का देश न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले धर्मेंद्र जी मैं आपके पास आऊंगी। कमलनाथ जी ने जो सभा के दौरान बयान दिया, उन्होंने कहा है कार्यकर्ताओं से कि मैं विदा लेने के लिए तैयार हूं। उनके इन शब्दों के मायने क्या है? देखिए, कमलनाथ जी एक वरिष्ठ नेता हैं और उनका राजनीतिक अनुभव 5 दशक से भी ज्यादा का, तो स्वाभाविक रूप से उन्होंने अपनी वरिष्ठता का और बड़प्पन का परिचय दिया। उन्होंने कहा कि अगर किसी को लगता है कि मैं किसी पर थोपा हूं तो आप सब लोग मुझे सम्मान पूर्वक बता दें, लेकिन चूंकि छिंदवाड़ा की जनता उनको इतना प्यार करती है, स्नेह करती है, ये थोपने वाली बात तो कहीं से कहीं आती नहीं है। छिंदवाड़ा की जनता जानती है कि आज छिंदवाड़ा की जो पहचान है वो कमलनाथ जी के नाम से जी। कमलनाथ जी ने स्वाभाविक रूप से वहां विकास किया है और छिंदवाड़ा का नाम आज पूरे मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे देश में लोग जानते हैं जी। इसका श्रेय तो कमलनाथ जी को जाता है और कमलनाथ जी राजनीति में उच्चता के लिए जाने जाते हैं, एक अच्छे नेता है। और बीच में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने प्रोपेगेंडा करके उनको बदनाम करने की कोशिश करी थी कि वो कांग्रेस में जा रहे हैं, इसका भी जवाब उन्होंने दे दिया है। वो बीजेपी में जा रहे हैं, ऐसा प्रचार भाजपा के लोगों ने और कुछ भाजपा के सहयोगियों ने भ्रामक तरीके से किया था, उनको बदनाम करने की साजिश रची थी। ठीक है। लेकिन उन सब मंशाओं पर और भारतीय जनता पार्टी के भ्रामक प्रचार पर कमलनाथ जी ने पानी फेर दिया। अब चूंकि उनकी आयु को देखते हुए वो सम्मानजनक राजनीतिक व्यक्ति के रूप में अपने विचारों को रख रहे हैं और उनके विचारों को सम्मान करना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सही कहा कि उनके विचारों का सम्मान करना चाहिए। ब्रज गोपाल जी आपके पास आऊंगी। जैसे कि धर्मेंद्र जी ने कहा कि भाजपा के लोगों ने ये भ्रामक प्रचार फैलाया है, कमलनाथ जी को टारगेट किया है, कुल मिलाकर उनकी छवि को धूमिल करने की कोशिश की गई है कि वे पार्टी बदलने वाले, भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वाले। देखिए, पहले तो मैं आपसे ये आग्रह करूं कि भारतीय जनता पार्टी के एक भी नेता ने कभी ये नहीं कहा कमलनाथ जी कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं या करने वाले हैं। तो इस बात ये निराधार बातों को आगे बढ़ाना बंद करें। अब खुद कांग्रेस के लोग क्या क्या कह रहे थे, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा जी ने क्या कहा, उन पर किस तरह से नोटिस गया, उन पर किस तरह कार्रवाई हुई, ये वो बताएं। इसके पहले आपको ध्यान होगा कांग्रेस के तब के राष्ट्रीय प्रवक्ता मुकेश नायक जी ने उनके बारे में क्या क्या कहा, ये कांग्रेस पार्टी को तय करना है। देखिए, अपने भीतर के कामों को आप दूसरों पर थोपने का प्रयत्न करते हैं। दूसरी बात, कमलनाथ जी को कांग्रेस पार्टी दिल्ली से विदा कर चुकी है। मध्य प्रदेश से जीतू पटवारी जी की कांग्रेस ने उन्हें विदा कर दिया है।
छिंदवाड़ा की जिस जनता से वो संवाद कर रहे हैं, देखिए 44 वर्ष का किसी से जुड़ाव होता है, निश्चित हम उसका सम्मान करते हैं, हम किसी नेता का अपमान करने में विश्वास नहीं रखते हैं। परंतु मध्य प्रदेश की जनता और खासतौर से उसमें छिंदवाड़ा की जनता उनकी विदाई सुनिश्चित कर चुकी है। और उनकी विदाई तो देखिए, पिछली बार भी नकुल नाथ जी वहां से लोकसभा का चुनाव लड़े थे, अभी जो चुनाव मारा है वो लोकसभा का है, तो विधानसभा का तो चुनाव है नहीं है। तो वहां के सांसद नकुल नाथ जी हैं, कमलनाथ जी क्यों विदाई मांग रहे हैं मुझे समझ नहीं आता है। एक तो आपकी विदाइयां कांग्रेस पार्टी सुनिश्चित कर रही है, वहां की जनता करेगी, ये भविष्य के गर्भ में है, मगर हम विश्वास करते हैं कि भविष्य में आने वाले चुनाव में मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा सीट में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। परंतु कमलनाथ जी का जो भावनात्मक रिश्ता है उससे मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता कि जिस छिंदवाड़ा ने पश्चिम बंगाल के एक राजनेता को इतने हाथों हाथ लिया, उनको सम्मान दिया, प्यार दिया, अपने मत दिए, उस छिंदवाड़ा की जनता की उम्मीदों पर यदि आप खरा उतरे होंगे तो क्यों कोई जनता आपको विदा करेगी। ये तो आपका एक ऐसा रिश्ता है कि जनता अपना विकास चाहती है, कल्याण के काम चाहती है। यदि आपने किए होते तो जनता आपको इस तरह 3.5 लाख से 35,000 वोटों की लीड तक नहीं रखती। परंतु ठीक है, आपकी अगर कोई भावनात्मक बात है तो भावना पर कोई टिप्पणी मैं नहीं करना चाहता। ठीक है, ब्रज गोपाल जी पुनः आऊंगे आपके पास। शुभकरण पांडे जी मैं आपके पास आऊंगी। इस वक्त कमलनाथ जी जो अपनी विदाई की बातें कर रहे हैं उसका कारण जानना चाहूंगी, और सबसे बड़ी बात है कि इस बयान के बाद राजनीति के सियासी गलियारों में फिर एक बार सियासत तेज नजर आ रही है। पांडे जी सुन पा रहे हैं आप? जी जी जी। जिस तरह से कमलनाथ जी ने विदा होने की बात कही है, तो सियासी मायने इस बात के बहुत सारे निकाले जा रहे हैं। कहा भी जा रहा है कि क्या वो राजनीति से संन्यास लेने वाले हैं या फिर उन्हें अंदेशा हो गया है कि वो हारने वाले हैं। देखिए मैडम, एक बात आपको कहूँ कि कमलनाथ एक वास्तविक एक कद्दावर नेता है, बिल्कुल, और चूंकि देश के इतिहास में उनका एक नाम था, लेकिन जिस तरीके से अभी कमलनाथ को पार्टी ने उपेक्षित किया और चुनाव का पूरा ठिकरा कमलनाथ जी के ऊपर तोड़ दिया गया कि आपके कारण चुनाव हारा गया। निश्चित तौर पे जब एक बड़ा नेता होता है उसके सम्मान पर ठेस पहुंचता है, स्वाभिमान पर ठेस पहुंचता है, तो अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए नेता कुछ न कुछ कदम उठाते हैं। तो जो भी ये पार्टी का सारा खेल चला, चाहे वो बीजेपी के प्रवक्ता बता रहे हो, चाहे कांग्रेस के प्रवक्ता बता रहे हो कि विदाई का समय है, कमलनाथ जी ने कहा कि देश की जनता मुझे चाहती है तो और हमारे क्षेत्र की जनता चाहती तो हम आपके साथ खड़े हैं, है ना। और कमलनाथ एक बहुत कद्दावर नेता है, और ये सब अटकलें आने के लिए हर व्यक्ति अपना एक मान और सम्मान बचाने के लिए कोई ना कोई कदम उठाता है, और उसी कदम की एक ये रणनीति है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा कि उसी कदम की रणनीति है। धर्मेंद्र शर्मा जी आपके पास आऊंगी। यहाँ पर मैं भाजपा के प्रवक्ता ने इशारों में कहा है कि अगर कमलनाथ जी को जनता इतना प्रेम करती तो मात्र 35 या 33 हजार वोटों से कमलनाथ जी छिंदवाड़ा में क्यों जीते। उनकी पार्टी कांग्रेस में है, नकुलनाथ जी छिंदवाड़ा से खड़े हुए, मात्र 35 हजार वोटों से वो क्यों जीते। उनके वोटों की जो गिनती थी वो ज्यादा होनी चाहिए थी। धर्मेंद्र जी सुन पा रहे हैं आप? शायद धर्मेंद्र जी तक हमारी आवाज नहीं जा रही है, हम पुनः उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। ब्रजगोपाल जी आपके पास आऊंगी। कमलनाथ जी ने जो बयान दिया है, इस बयान के दौरान सियासी अटकलें बहुत सारी लगाई जा रही है। एक बार फिर राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई कि क्या कमलनाथ जी ने इशारा किया है, क्या उन्हें अंदेशा हो गया है कि जिस तरह से पिछली बार के चुनाव के दौरान कुछ ही हजार, जैसे कि आपने भी जिक्र किया है, वोटों से जीते थे, क्या इस बार वो प्रतिशत और कम होने वाला है, या फिर ये सीट जिस तरह से भाजपा ताबड़तोड़ तैयारियां कर रही है, ऐसे में क्या छिंदवाड़ा की सीट भी कांग्रेस के हाथ से छीन जाएगी? निश्चित। और वो जो सीट छीनने की चिंता है, उसी चिंता ने उन्हें इन भावनाओं में डालने का काम किया है। ये इसको राजनीति में एक भावनात्मक ब्लैकमेलिंग कहते हैं। ये छिंदवाड़ा की जनता को ब्लैकमेल करने का एक और तरीका है, ये एक राजनीतिक दाव है। मैं बड़ा स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि जो बात आप मुझे बताइए ना कि आप छिंदवाड़ा से 2019 से सांसद नहीं हैं, वहां 5 साल बाद आपको अचानक क्या याद आई कि आपको मुझे कैसे विदाई करेंगे। तो देखिए, ये इमोशनल ब्लैकमेलिंग है, और मैं ये समझता हूं कि ये हार की जो संभावित हार उन्हें आने वाले चुनाव में दिखाई दे रही है, उसको आगे बढ़ाने की बात है। और मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का जो लक्ष्य है, हम 29 में से 29 सीट जीत रहे हैं, उस लक्ष्य की पूर्ति होगी और छिंदवाड़ा में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी। ये बिल्कुल आप ध्रुव सत्य है, इसको आप समझ लें।
ठीक है, मतलब साफ है कि भारतीय जनता पार्टी अब तक 28 सीट पे थी, 29वीं सीट को लेकर भारतीय जनता पार्टी आश्वस्त नजर आ रही है। और यही डर, जैसा कि आपने कहा भी है, कि कमलनाथ जी को है और यही कारण है कि वो जनता को इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं। धर्मेंद्र शर्मा जी, आपके पास आऊंगी। ब्रज गोपाल जी ने कहा है कि इमोशनल ब्लैकमेलिंग चल रही है कमलनाथ जी की जनता के प्रति। सुन पा रहे हैं धर्मेंद्र जी? ठीक है, धर्मेंद्र जी के पास पुनः जाने की कोशिश करेंगे हम। सवाल यहाँ पर बहुत सारे उठ रहे हैं क्योंकि ये जो बयान आया है इस वक्त जो कमलनाथ जी ने भावुकतापूर्ण बयान दिया है और भावुक होते हुए उनके चेहरे पर भाव साफ नजर आए हैं। धर्मेंद्र शर्मा जी, आपके पास आऊंगी। यहाँ पर जिस तरह से ब्रज गोपाल जी का कहना है, पहला तो यही सवाल है कि छिंदवाड़ा की जनता कमलनाथ जी से, नकुलनाथ जी से इतना प्रेम करती है, तो मात्र 35,000 वोटों से जीतने का कारण क्या है? और दूसरा ये कि क्या उन्हें संभावनाएं लग रही है कि 29वीं सीट जो है छिंदवाड़ा वाली, ये भी भाजपा अपने कब्जे में लेने वाली है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी मुगालते में, और इनका मुगालता 2024 के इलेक्शन में पूरे देश में साफ हो जाएगा। ठीक है, आप बताइए, आपके सवाल में ही कमलनाथ जी के जो आपने सवाल किया उसमें जवाब भी छुपा है। आपने कहा अगर वो इतने लोकप्रिय नेता ना होते तो क्यों छिंदवाड़ा की जनता इतने सालों तक उन्हें चुनाव जिताती? उन्होंने छिंदवाड़ा में लगातार विकास किया है और ये बात हकीकत है। इसको ब्रज गोपाल जी एक अच्छे प्रवक्ता हैं, उनको भी स्वीकार करना चाहिए कि छिंदवाड़ा की पहचान आज कमलनाथ जी की वजह से छिंदवाड़ा को भारत में एक स्थान दिलाने का काम तो कमलनाथ जी ने किया है। इसको बड़े दिल से स्वीकार करना चाहिए। और जिस नेता ने जो कोई भी अच्छा कार्य किया होता है उसकी तारीफ करने में कोई बुराई नहीं है, वो किसी भी दल का हो। हम इतने कुंठित नहीं है और ना हमारी मानसिकता इतनी कुंठित है कि हम किसी के अच्छे कार्य को भुला दें। भारतीय जनता पार्टी के नेता आजकल उस विचार को, उस नैतिकता को भूल चुके हैं और सारी मर्यादाओं को पार कर राजनीति करने की उनकी आदत बन गई है। लेकिन उनको राजनीतिक स्वच्छता और एक सौहार्दपूर्ण राजनीति करने में मैं चाहूंगा कि कोई बुराई नहीं होनी चाहिए। और ब्रज गोपाल जी तो हमारे अच्छे मित्र भी हैं और भारतीय जनता पार्टी के अच्छे प्रवक्ता हैं, तो उनको तो दिल खोलकर इस बात को स्वीकार करना चाहिए। रही बात राजनीति की, तो कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता ना तो हताश है ना निराश है, और हम लोग पूरी ताकत से लोकसभा चुनाव में जा रहे हैं जनता के बीच में। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी लगातार हैं। अभी ग्वालियर चंबल में 2 तारीख को हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा प्रवेश कर रही है। 2 तारीख से लेकर आने वाले 6-7 दिन तक वो मध्य प्रदेश में रहेंगे। हमारा एक एक कार्यकर्ता उत्साहपूर्ण भागीदारी दे रहा है। और आप देखना, इस बार 2024 में इन लोगों के जो मुगालते हैं और इन लोगों ने जो ये सपने पाल रखे। ठीक है धर्मेंद्र जी, एक सवाल और है। तो इस बार जो है लोकसभा का चुनाव, आप जैसे कह रहे कि छिंदवाड़ा की सीट इस बार भी कांग्रेस जीतेगी, तो क्या वो जो वोट प्रतिशत का जो आंकड़ा है, वो जो 35,000 से पिछली बार कांग्रेस जीती थी, क्या वो आंकड़ा बढ़ेगा या फिर घटेगा? छिंदवाड़ा ही नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, मध्य प्रदेश में आधी से ज्यादा सीटें लोकसभा की कांग्रेस जीतने जा रही है। ठीक है, वो एक्सेप्टेड है कि आधी से ज्यादा सीटें कांग्रेस जीतने जा रही है। मैं छिंदवाड़ा पे जानना चाहती हूँ मात्र। छिंदवाड़ा भी ज्यादा वोटों से जीतेंगे, पहले से ज्यादा वोटों से जीतेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सही कहा कि छिंदवाड़ा भी बहुत ज्यादा वोटों से जीतेंगे। ब्रज गोपाल जी, आपके पास आऊंगी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी, तो मैं 2 बातें कहना चाह रहा था। धर्मेंद्र जी, मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ, बड़ा दिल खोल कर स्वीकार करता हूं कि कमलनाथ जी के नाम ने छिंदवाड़ा को पहचान दी है। परंतु क्या इस सत्य को स्वीकार नहीं करेंगे कि इसी छिंदवाड़ा ने कमलनाथ जी को नेता बनाया है और राष्ट्रीय राजनीति में एक स्थान दिलाया है? तो छिंदवाड़ा की जनता की भी उतनी कृतज्ञता होनी चाहिए आपके मन में उनके प्रति। दूसरी बात मैं आपसे कहता हूं कि एक सीट और छिंदवाड़ा की जनता उन्हें प्यार करती है। एक मिनट धर्मेंद्र जी, मैं बात पूरी कर देता हूं। एक सीट और थी आपकी जो 1980 से ही गांधी परिवार के नाम से जानी जाती थी, अमेठी। वो क्यों हारे आप? क्योंकि जिस जनता ने आपको प्रेम दिया, सम्मान दिया, मान दिया, पद दिलाया, प्रतिष्ठा दिलाई, क्या आप उस जनता की अपेक्षा पर भी खरा उतरे? आज कमलनाथ जी इतने बड़े और वरिष्ठ नेता होते हुए भी
छिंदवाड़ा में मध्य प्रदेश से सर्वाधिक पलायन अगर कहीं से होता है तो वो छिंदवाड़ा से होता है। अब इससे ज्यादा क्या दुर्भाग्य हो सकता है उस जनता का जिसने आपको सब कुछ दिया, 44 वर्षों तक अपना नेतृत्व करने का अधिकार दिया, और उसके बाद आपने पीढ़ी परिवर्तन करके कार्यकर्ताओं को छोड़कर अपने बेटे को ही सांसद बना दिया। जनता ने वो भी स्वीकार कर लिया, परंतु उस जनता को आपने लौटा कर क्या दिया, थोड़ा इसके विश्लेषण की आवश्यकता है। और यदि आपने दिया होता तो ये मन में भय और भ्रम नहीं होता, आप बड़े निडर होकर चुनाव के मैदान में आते। इस तरह लोगों को इमोशनली ब्लैकमेल करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। धर्मेंद्र जी, देखिए, ब्रजगोपाल जी ने एक बहुत अच्छी बात स्वीकार कर ली इस डिबेट में कि पिछले 20 साल से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस प्रदेश को बेरोजगारी के दलदल में ढकेल दिया है। इस कारण से यहाँ का बेरोजगार नौजवान युवा पलायन कर रहा है। पढ़ा लिखा शिक्षित बेरोजगार सर्वाधिक पूरे देश में अगर किसी प्रदेश में है तो आज मध्य प्रदेश में। लगातार बेरोजगारी के नाम से पहचान मध्य प्रदेश की बनती जा रही है। भ्रष्टाचार में तो भारतीय जनता पार्टी ने सारे कीर्तिमान स्थापित कर दिए। इस समय भ्रष्टाचार में अगर सारे प्रदेशों में कहीं देखा जाएगा तो मध्य प्रदेश का नंबर सबसे आगे आएगा, क्योंकि लगातार 20 साल से इनकी सरकार है। इन्होंने भ्रष्टाचार भय का वातावरण बनाकर रखा, और सबसे बड़ी चीज कि बेरोजगारी पर इन्होंने कोई काम नहीं किया। यही नहीं, धर्मिष्ठा जी, छिंदवाड़ा में कमलनाथ जी ने एक छोटी सी बात, धर्मिष्ठा जी, बेरोजगारी की समस्या मध्य प्रदेश में नहीं, इनसे भी बड़ी समस्या इनके देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पैदा कर दी। भारत के लोगों को बोला सालाना 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा, और 10 साल में केवल 7.5 लाख लोगों को रोजगार दे पाए। इस कारण से पूरे देश का युवा इस समय आक्रोशित है, और उसी का इनको खामियाजा आने वाले चुनाव में भुगतना पड़ेगा। 2024 में इनकी सरकार नहीं बन रही, ये मुगालते में है। ठीक है, पुनः आऊंगी आपके पास। ब्रजगोपाल जी, जरा सी बात मुझे कहना है, केवल इतनी सी कहना है कि धर्मेंद्र जी जरा आंकड़ों को देखिए कि छिंदवाड़ा के लोग पलायन कर नरसिंहपुर, होशंगाबाद, रायसेन और सीहोर और भोपाल जिलों में आकर मजदूरी करने को विवश है। ये छिंदवाड़ा का हाल है, ये मध्य प्रदेश से नहीं। मैं आपसे पुनः कह रहा हूँ, ये आपसे पुनः कह रहा हूँ, जिसको आप मॉडल कॉन्स्टिट्यूएंसी बता रहे हैं, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी का हाल बता रहा हूँ, और जिसके लिए अरे तो हमारी सरकार में आपकी सरकार है, मगर इस्तेमाल नहीं करना चाहता, वो आप उससे करवाना चाहते हैं कि छिंदवाड़ा में जिम्मेवार नेतृत्व के कारण वहाँ समुचित विकास होने को सुनिश्चित नहीं किया गया। और एक बात और धर्मेंद्र जी आपको बता दूं, याद रखिए, मुख्यमंत्री रहते हुए कमलनाथ जी ने ये कहा कि मुझे सड़कों की आवश्यकता है, इसको आने वाला है, हर गरीब के खाते में 15 लाख आने वाली, क्या हुआ? 15 लाख आए क्या? नेतृत्व को अच्छा बता दिया, जिसको अच्छा बता दिया, आपके नेता करते हैं, भारतीय जनता पार्टी लगातार जुमलों की राजनीति करती है। आप जनता को ठगने का काम गंभीरता से समझिए, कमलनाथ जी, क्योंकि आप असफल होते जा रहे हैं। लगातार असफलताओं के कारण कमलनाथ जी से बागडोर छुड़ाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है, और इसके लिए मुझे भारतीय जनता पार्टी की ओर से कुछ नहीं कहना है। ये अलग दिखाई दे रहा है कि किस तरह कांग्रेस के नेतृत्व ने कमलनाथ जी को अक्षम माना है, ये स्वयं एक अपने में प्रमाण है। ठीक है, ठीक है ब्रजगोपाल जी, पुनः आऊंगी आपके पास में। यहाँ पर शुक्रण पांडे जी, मैं आपके पास आऊंगी। कमलनाथ जी के बयान से ऐसे आभास नजर आते हैं कि कमलनाथ जी जो है राजनीति से संन्यास लेने के मूड में है, क्योंकि केंद्र में वर्तमान में वो है नहीं, और छिंदवाड़ा से सीट पर नाम नकुलनाथ जी का सामने आया है। ऐसे में कमलनाथ जी की कयास भी लगाए जा रहे हैं कि राजनीति से संन्यास लेंगे। आपकी क्या राय है इस विषय में? देखिए, ऐसा है कि ये पार्टी की अंतर कला है, और पार्टी में हर व्यक्ति अपना एक चेहरा आपने बनाने का प्रयास करता है। मैंने दोनों प्रवक्ताओं की बात सुन रहा हूँ कि अपनी अपनी पार्टी की अपनी अपनी बात रख रहे हैं। देखिए, इस पे तो इस समय भाजपा की, मोदी जी की नीति है, और एक तरफ मोदी जी की रणनीति मध्य प्रदेश में पूरी व्यापक रूप से तैयार कर रहे हैं, दूसरी तरफ कमलनाथ भी एक बहुत बड़े रणनीतिक है। अब ये अपन नहीं कह सकते कि कौन कितने सीट से जीतेगा, ये तो जनता का मत है, और जनता जीत करके जब परिणाम आते हैं तो परिणाम में पता चलता है कौन से पार्टी कितना मिली। लेकिन रही बात जैसे कहा युवाओं की, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं शिवराज जी भी 18 साल रहे, और 18 साल में उनसे जनता त्रस्त हुई, और पार्टी ने कहा कि अब एक ही चेहरा पसंद नहीं है ना,
और शिवराज को पार्टी ने अलग किया और एक नया चेहरा किया। तो ये परिवर्तन की नीति है। चाहे यदि कमलनाथ को यदि हटाते हैं, कोई नया चेहरा लाते हैं, तो भी एक पार्टी का परिवर्तन है। इसी प्रकार से मध्य प्रदेश में शिवराज हटाए और डॉक्टर मोहन यादव को लाए और वो अपनी रणनीति से करें। तो ये दोनों पार्टियों की एक रणनीति है और रणनीति के आधार पर चुनाव लड़ा जाता है और ये जनता का जनाधार है कि किस पे जनाधार मिलता है, ये चुनाव के वक्त बताएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि चुनाव के वक्त पता चलेगा। ब्रजगोपाल जी, आपके पास आऊंगी। यहाँ पर कमलनाथ जी ने कहा है कि भाजपा मजबूत और आक्रामक प्रचार करे। कहीं ना कहीं कमलनाथ जी ने भी मानी है ये बात कि भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव को लेकर मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है। हालांकि उन्होंने छिंदवाड़ा की जनता को इससे बचने की सलाह भी दी है कि उनकी बातों में नहीं आना है। देखिए, ये सलाह कोई कमलनाथ जी आज से नहीं दे रहे, 1980 से दे रहे, 44 साल से दे रहे हैं। मगर इसके बावजूद भी 1997 में वो चुनाव हार गए थे। इसके बावजूद भी 2019 में उनके चिरंजीव नकुल नाथ जी नॉमिनल मार्जिन से जीते थे। देखिए, सलाह देना एक अलग विषय है, परंतु जनता अपने हित के लिए निर्णय करती है, अपने राष्ट्र की खुशहाली के लिए निर्णय करती है, अपने प्रदेश की तरक्की के लिए निर्णय करती है, गांव गरीब और किसान के कल्याण के लिए निर्णय करती है। यदि जनता में वो समय जा चुका है, वो दौर कुछ और था, ये दौर कुछ और है। एक समय था कि आप लोगों को इमोशनली डाइल्यूट करके वो वोट ले लिया करते थे, परंतु आज मीडिया और सोशल मीडिया का जमाना है। आज लोगों के शैक्षणिक स्तर में विकास हुआ है और इन सब के कारण ही तो कांग्रेस पार्टी का जो सत्यानाश हो रहा है लगातार 1984 के बाद ये पार्टी कभी चुनाव नहीं जीती। तो देखिए, वो होने के पीछे मूल कारण है कि देश में लिटरेसी बढ़ना, लोगों की ये समझ बढ़ना कि देश का, राज्य का और जनता का कल्याण किसमें है। और वही तो कारण है कि अब आपको इमोशनल कार्ड खेलना पड़ रहा है। माननीय कमलनाथ जी, अपनी बातें बताइए, अपने विकास के काम बताइए, आपने किस तरह छिंदवाड़ा को पहचान दी है वो बताइए, किस तरह आपने छिंदवाड़ा के युवाओं के लिए काम किया है, किसानों के लिए किया है। देखिए, ये सत्य है, सर्वविदित सत्य है, पूरा मध्य प्रदेश जानता है कि अभी केवल 5 वर्ष आप छोड़ दें 2018 से आज तक के, इसके पहले तो कमलनाथ जी 4.5 वर्ष कभी अपने लोकसभा क्षेत्र में आते ही नहीं थे, केवल 6 महीने के लिए आते थे। वो छिंदवाड़ा को आज भी मैं चुनौती के साथ कह सकता हूं कि छिंदवाड़ा के प्रत्येक गांव तक 44 वर्षों में नहीं जा पाए हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी के कितने सांसद आपको मैं बता दूं, नरसिंहपुर होशंगाबाद के सांसद उदय प्रताप सिंह जी, उन्होंने हर गांव का दौरा हर 5 वर्ष में किया है, 3 बार सांसद रहे हैं। तो देखिए, आप काम बोलता है, आपका जो जनता से संपर्क है वो बोलता है, उसको किसी को दिखाने की और बताने की आवश्यकता नहीं है। यदि कमलनाथ जी ने छिंदवाड़ा का कल्याण किया होता तो आज ये इमोशनल कार्ड की आवश्यकता नहीं थी। ठीक है, ब्रजगोपाल जी, पुनः आऊंगी आपके पास में। धर्मेंद्र शर्मा जी, आपके पास आऊंगी। जैसा कि आपने कहा भी है कि जनता को रोजगार नहीं मिला, युवाओं को रोजगार नहीं मिला, जनता त्रस्त हो गई। बावजूद इसके 10 साल का जो आपने एग्जाम्पल भी दिया यहाँ पर, उसके बावजूद विधानसभा चुनाव में जनता ने भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया। क्या लगता है, कांग्रेस की कमी रह गई थी यहाँ पर लोगों तक अपनी बात पहुंचाने में, या फिर भारतीय जनता पार्टी की कमियां जनता तक पहुंचाने में कांग्रेस पार्टी पिछड़ गई थी? धर्मिष्ठा जी, एक विश्लेषण आपको इस पर भी करना चाहिए कि इसी मध्य प्रदेश की जनता ने पोस्टल बैलेट में 199 सीट कांग्रेस को जिताई, और क्या कारण है कि वो ईवीएम से रिजल्ट में पिछड़ गई। इस पर भी आप विश्लेषण करिए तो आपको मध्य प्रदेश की जनता का और चुनाव परिणाम की हकीकत का पता लग जाएगा। विश्लेषण, अगर एग्जिट पोल की हम यहाँ बात कर ही रहे हैं, आपने एग्जिट पोल की बात की है, एग्जिट पोल की बात नहीं कर रहा, फिर आप एग्जिट पोल का, मैं कह रहा हूँ पोस्टल बैलेट का जो परिणाम आया उसमें 199 सीट कांग्रेस जीती है। एग्जिट पोल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं चुनाव परिणाम की बात कर रहा हूँ। आपने चुनाव परिणाम पर मुझसे सवाल किया, तो आप एक विश्लेषण ये करिए। सुनिए धर्मिष्ठा जी, सुनिए, तो आजाद भारत में किसी भी प्रदेश का चुनाव उठा लीजिए, कि चाहे केंद्र का चुनाव उठा लीजिए, मैंने तो अपनी समझ से ये देखा है कि जिस किसी पार्टी को पोस्टल बैलेट में बढ़त मिलती है उसी की सरकार बनती है। पहली बार भारत के इतिहास में किसी प्रदेश में ऐसा हुआ कि उस प्रदेश में उस पार्टी को 199 सीट, बहुत बड़ा आंकड़ा, 230 में से 199 सीट पोस्टल बैलेट में कांग्रेस पार्टी जीती। और जब ईवीएम का परिणाम आया तो परिणाम क्या रहा, इसको लेकर अगर आप विचार करेंगे तो आपको चुनाव के हकीकत का पता लग जाए। ठीक है, मतलब साफ साफ सवाल उठाए जा रहे हैं। ब्रजगोपाल जी, देखिए, मैं आपसे फिर कहता हूं, जो ईवीएम का पर अगर सवाल उठा रहे हैं तो पोस्टल बैलेट में
बीआरएस जीती है तेलंगाना में, तो उसे भी जीता मान लें। देखिए, पोस्टल बैलेट एक अलग प्रवृत्ति की चीज है और जनता का मत एक अलग प्रवृत्ति की चीज है। आपने हमारे मध्य प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों को ओटीएस का झांसा दिया, और झांसा इसलिए कह रहा हूँ कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में आप सरकार में थे, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में आप सरकार में थे, वहां नहीं दिया। हिमाचल में आप अभी सरकार में, वहां नहीं दिया। झूठ बोलो, बार बार बोलो और जोर से बोलो, ये समय जा चुका है, ये समय जा चुका है। ये जनता है, ये जनता है, सब जानती है। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, किसी मतदान केंद्र के लोगों ने अगर किसी पार्टी को वोट ना दिया हो तो वहां हुड़दंग मच जाएगा चुनाव का परिणाम आने के तुरंत बाद। ये समझने की कोशिश करिए। और कितने मतदान केंद्र है, मैं मेरी विधानसभा में बता देता हूं आपको कि जब आपका उम्मीदवार पूरे 14 मतदान केंद्र जीत गया और उसके बाद वो पूरे 280 मतदान केंद्र हार गया, तो क्या आप ये मानेंगे कि शुरू के 14 हम जीते थे तो 280 जीतना बेईमानी हो गई? याद रखिएगा, आज का युवा पढ़ा लिखा शिक्षित है, आज मतदाता को सारी चीजों की समझ है, और उस समझ के कारण आपकी ये दुर्दशा है। षड्यंत्रों का दौर जा चुका है, अब राजनीति विकास और गरीब कल्याण पर है। षड्यंत्रों का दौर तो जा चुका है। नेहरू गांधी परिवार की विदाई के साथ। ठीक है ब्रजगोपाल जी, धर्मेंद्र जी, चूंकि हमारे पास समय की सीमा है, शुभकरण जी अंतिम प्रतिक्रिया चाहूंगी यहाँ पर आपकी। ये जो बयानबाजियां सामने आ रही है इस वक्त, कमलनाथ जी ने हालांकि जनता से कहा भी है कि मैं भाजपा में नहीं जा रहा हूँ, कांग्रेस में ही रहने वाला हूँ। इस पर उन्होंने सफाई भी दी। इसके पहले कई बार बात कही उन्होंने कि मैंने कभी कहा नहीं कि मैं भाजपा में जाऊंगी, लेकिन उसके बावजूद इस तरह की अटकलें लगातार लगाई गई कि मैं भाजपा में नहीं जा रहा हूँ। अगर नहीं जाना था तो उन अटकलों को पहले विराम लगा दिया जाना चाहिए, लेकिन ये जो भावुक होकर उन्होंने जनता से बात की है, इसके क्या मायने निकाले जा सकते हैं? देखिए, ऐसा अभी हमारे बहुत अच्छे कांग्रेस के प्रवक्ता और बोल रहे थे कि ईवीएम मशीन का। जी देखिए मैडम, सबसे पहले क्या है, कांग्रेस में जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तो ईवीएम मशीन इन्होंने लाए। देखिए, यदि किसी पार्टी पे आरोप करना कि ईवीएम मशीन में कुछ है, फलाना है, तो चूंकि कांग्रेस की जब सरकार थी ईवीएम मशीन आई और ईवीएम मशीन उन्हीं के द्वारा लाया गया। तो आज ये आरोप ये कहना कि ईवीएम मशीन में कुछ गड़बड़ी है, ईवीएम मशीन में गड़बड़ी है। दूसरी बात, जनता जो चुनती है और जनता जिस आधार पर चुन करके भेजती है और जन आधार स्वीकार करना चाहिए। अब पार्टी का यह है कि कौन से पार्टी ने विकास किया, कौन से पार्टी ने भ्रष्टाचार किया, ये सामने ही दिखता है। और जिसका प्लेटफॉर्म अच्छा रहता है उसके प्रति जनता का विश्वास है। तो अभी 2014-2024 जो रणनीति है, बुडुल बच हुआ है, शंखनाद हुआ है, इसके बाद देखेंगे किसकी रणनीति कामयाब है और कौन व्यक्ति शंखनाद का इसका जीत करके देश में सरकार। बहुत सही बात कही पांडे जी आपने कि जनता तक जो अपनी बात आसानी से पहुंचा सकता है, जनता उसी को चुनती है। अपनी योजनाएं, अपनी महत्वाकांक्षी योजनाएं, जनता के हित की योजनाएं जो जनता तक पहुंचा पाता है, जनता उन्हीं नेताओं को चुनती है। ब्रजगोपाल जी, धर्मेंद्र शर्मा जी, शुभकरण जी, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ विस्तृत चर्चा में शामिल होने के लिए। लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, अब फिर से भाजपा के लोग बरगलाने और भड़काने आएंगे। इन सभी से सावधान रहने की जरूरत है, कमलनाथ जी ने कहा। इस दौरान कमलनाथ जी भावुक भी नजर आए, हालांकि उन्होंने कहा भी है कि मैं भाजपा में नहीं जाने वाला हूं। इस दौरान उन्होंने नकुलनाथ के लिए वोट भी मांगे और उनके इन बयानों के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। कहा भी जा रहा है कि शायद कमलनाथ जी राजनीति से संन्यास लेने वाले हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि उनके इन बयानों के क्या मायने। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहिए देश न्यूज के साथ।